स्टार्ट करें। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक कैपेसिटर। इस टॉपिक से जेईई मेन, एडवांस और नीट में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड में भी रहते हैं। ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट टॉपिक है। हम लोग को चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर। पोटेंशियल में सारा बात बताया, 2 पॉइंट्स चार्ज के बीच में एनर्जी क्या होगा, चार्ज बॉडी का सेल्फ एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे। किसी बॉडी को अगर हम चार्ज कर दिए, कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज कर दिए तो उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ा। फिर शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडी पढ़ा। तो बहुत सारा टॉपिक हम उसमें डिस्कस किए। अर्थिंग के बारे में डिस्कस किए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट के बारे में डिस्कस किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी वगैरह का डिस्कशन किया। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज हमने फाइंड किया। तो बहुत सारा टर्म हम लोग पोटेंशियल में पढ़ चुके हैं। उसी से रिलेटेड यह कैपेसिटर भी है। पोटेंशियल कंसेप्ट कैपेसिटर कंसेप्ट में भी है। तो इस तरह का टॉपिक को अगर पढ़ते रहना, समझते रहना है और फिजिक्स में अगर बेहतर कंसेप्ट पाना है तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और कोई भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का कैपेसिटेंस क्या है, क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। तो किसी बॉडी को अगर आप मान लिया जाए यह एक कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी। जैसे जैसे इस बॉडी के सरफेस पर चार्ज को बढ़ाते जाइएगा, वैसे वैसे इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वह बढ़ता चला जाएगा। चार्ज बॉडी है, जैसे इस पर चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल जो है बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि यह एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? r है। इस पर अगर चार्ज अगर हम q रख देते हैं तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाता है? v हो जाता है ना। q बराबर हो गया टोटल चार्ज ऑन बॉडी, है ना। तो पोटेंशियल क्या लिखते हैं? v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/R। तो 4 का नॉट r तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल जो हो गया वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? चार्ज। इसका मतलब किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता। चार्ज को बढ़ाइएगा पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज कर दीजिए उससे सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। चार्ज को बढ़ाते चले जाएंगे, पोटेंशियल क्या चला जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। जैसे मान इस बॉडी पर टोटल चार्ज रख दिया कि टोटल चार्ज ऑन बॉडी इक्वल टू क्यू चार्ज रखने इसका पोटेंशियल क्या हो गया? v हो गया। जैसे एग्जांपल में बताया कि आप पढ़े हैं, यह स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग स्फीयर। टोटल चार्ज क्यू रखा, क्यू v बराबर क्या पढ़े हैं? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और पोटेंशियल इसका क्या रहेगा? थ्रू आउट क्या रहेगा? ओवर द सरफेस कांस्टेंट रहेगा। सेंटर सरफेस जाइएगा, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब है v बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। r तो कांस्टेंट है पर्टिकुलर बॉडी के लिए, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, या पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज को बढ़ाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? बॉडी का बढ़ते चला जाएगा। पहले लिख लीजिए
टोटल चार्ज ऑन बॉडी इक्वल टू क्या लिखा है, क्यू चार्ज डालने से इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V बराबर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बॉडी व्हेन जब Q चार्ज प्लेस्ड ऑन इट, इस पर कितना चार्ज रख दिया, Q चार्ज, Q चार्ज रखने से इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो गया, ठीक है। तो हेयर चार्ज ऑन बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी, चार्ज और पोटेंशियल में जब पढ़ा रहे थे, चार्ज पोटेंशियल जब क्या, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल को अगर बढ़ाना है तो चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहां पर Q बराबर C इंटू क्या हो गया, हेयर C इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, यहां पर लिख रहे हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ ये बॉडी क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। तो Q चार्ज डालने से पोटेंशियल V हो गया था, तो V बराबर लिख चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बॉडी व्हेन Q चार्ज प्लेस्ड ऑन, और इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। तो दैट इज C बराबर क्या लिख देंगे, Q बाई V। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q बराबर C गुना चार्ज, अगर किसी बॉडी पर फाइंड करना है तो कैपेसिटेंस दिया रहेगा, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो तो दैट इज C बराबर Q बाई V, इफ V बराबर 1 वोल्ट हो जाए तो देन C बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसका मतलब है कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन द बॉडी टू राइज पोटेंशियल 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। नहीं, इतना बॉडी पर चार्ज रखो उसका पोटेंशियल कितने के बराबर हो जाए, 1 वोल्ट के बराबर हो जाए, तो वह अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी का क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। नहीं, हम बॉडी पर इतना चार्ज रखेंगे इसका पोटेंशियल कितना हो जाए, 1 वोल्ट के barabar हो जाए, तो दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। इसका मतलब द रिक्वायर्ड amount of charge is placed on body to rise potential 1 volt is called capacitance of body। क्या होगा, ये बॉडी का क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। मान लो बॉडी पर इतना चार्ज डालिए कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल हो जाए, तो वह चार्ज का अमाउंट क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस्ड ऑन बॉडी टू राइज पोटेंशियल 1 वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा, है ना। तो किसी बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना है
तो सबसे पहले उस पर इतना चार्ज डालो, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर हो जाए, कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। इसका मतलब मान लो, लिख लो, किसी बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करेंगे, उस पर इतना चार्ज रखेंगे, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, है ना, वही कैपेसिटेंस कहलाएगा। अब एक डाल दो, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ a spherical body, capacitance of a spherical body। यह एक स्फेरिकल बॉडी है, इसके सरफेस पर चार्ज कितना रखा हुआ है, हम इस पर इतना चार्ज रखें क्योंकि इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस बॉडी का कैपेसिटेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर चार्ज रखना पड़ेगा। अरे चार्ज रखें तो ना पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो चार्ज इस पर क्यू चार्ज रखने से, इस पर कितना चार्ज रखा, क्यू बराबर टोटल चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी पर टोटल चार्ज कितना रखा, क्यू चार्ज रखने से इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V वोल्ट हो गया। क्या हो गया, V बराबर हो गया पोटेंशियल ऑफ बॉडी, पोटेंशियल ऑफ बॉडी ड्यू टू Q अमाउंट ऑफ चार्ज, नहीं, ड्यू टू Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज तो पोटेंशियल इसका क्या हो गया, स्फेरिकल बॉडी पोटेंशियल भी हो गया, है ना, क्यू चार्ज रखने पोटेंशियल। लेकिन हमको क्या करना है, इतना चार्ज रखे पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए, इसको ना कैपेसिटेंस कहता है। तो भी वोल्ट होता है क्यू चार्ज रखने से, तो 1 वोल्ट क्यू बाय, यही तो कहलाएगा कैपेसिटेंस, कहलाएगा सही। तुमने पढ़ा 1 वोल्ट पोटेंशियल के लिए जितना चार्ज रखना पड़ेगा वही कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो हमको जो है क्यू चार्ज रखने से भी वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो 1 वोल्ट के लिए कितना चार्ज रखना पड़ेगा, वही कहलाएगा सी। क्लियर, अब जो है हम लोग क्या पढ़े हैं, नाउ C बराबर क्यू बाई भी, तो क्यू भी बराबर क्या पढ़ा था, स्फेरिकल बॉडी के लिए इसका सरफेस पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आर। ये बॉडी जब फ्री स्पेस में रखा गया, वैक्यूम में रखा गया है, ठीक है, क्यू कट गया, दिस बॉडी कहाँ रखा गया है, फ्री स्पेस या एयर में रखा गया। कहाँ रखा है बॉडी को, एयर में, आइदर वैक्यूम, समझ गया, ये रखा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो C बराबर क्या, तो ऊपर चल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये याद रखो कि कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। समझ गया, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोर्ड में से डायरेक्ट हो चला था फार्मूला, स्फेरिकल बॉडी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ गया। अब देखो डायरेक्टली 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जैसे जैसे हम बॉडी का रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे उस बॉडी का कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है कि उस पर जो है चार्ज को एब्जॉर्ब करने का, चार्ज को रखने का एबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। C बराबर क्यू था ना, तो C बढ़ने का मतलब क्या है, चार्ज को रखने की एबिलिटी बॉडी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ गया, मैंने एबिलिटी मैंने क्षमता, उसका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो रेडियस के डायरेक्ट, जितना बड़ा रेडियस उतना दूर चार्ज रख सकता है। अब देखो तो अगर मान लो
C2/C1 तक का लिख सकते हैं, R2/R1 नहीं, रेडियस के टर्म में। मान लो कहा दिया जाए एक बॉडी है जिसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, उसका रेडियस को हम दुगना कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? दुगना 2C, C से 2C। अच्छा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? यूनिट SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? चार्ज का हो जाएगा Q/V है ना, तो चार्ज कूलम वोल्ट होगा, कूलम बाय वोल्ट, कूलम बाय वोल्ट होगा ना। एक कूलम पर वोल्ट बराबर होता है 1 फेराड, समझ गया, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल f से। हाँ, तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कूलम वोल्ट, ठीक है। एक कूलम वोल्ट बराबर 1 फेराड, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से, कैपिटल फेराड, FARAD, फेराड, समझ गया। कैपिटल फेराड क्या है? तुम्हारा SI यूनिट है, समझ गया। कोई पूछ दे, लेकिन फेराड इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट। फेराड जो है 1 फेराड, 2 फेराड, 4 फेराड जो है किसी बॉडी या कैपेसिटेंस जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ गया। तो फेराड लिख सकते हैं फेराड इज वेरी वेरी बिग यूनिट of capacitance. Due to this, due to it is used in order of microfarad, picofarad and femtofarad। क्या यूज करते हैं? ऑर्डर ऑफ माइक्रोफ्राड, पिकोफ्राड एंड फेम्टोफ्राड, इस तरह का यूज करते हैं, नजर आ रहा है। अब जो है 1 माइक्रोफ्राड, 1 माइक्रो बराबर क्या होगा? 10 to the power -6 फेराड। 1 पिकोफ्राड क्या होगा? 10 to the power, अच्छा, पिको मतलब हो गया 12, नैनो मतलब 9, यहां नैनो भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं पिकोफ्राड, नैनोफ्राड एंड फेम्टोफ्राड। पिको मतलब -12 फ्राड, नैनो का मतलब क्या होगा? 1 नैनो, नैनोफ्राड, नैनो 10 -9, समझ गया। इस तरह का यूज कर। फेम्टो का मतलब होता है 10 to the power 1 फेम्टोफ्राड, 10 to the power -, समझ गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? यूनिट यूज करते हैं। जनरली माइक्रो नैनो में लिखेंगे, समझ गया। किसी बॉडी का कैपेसिटेंस जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 2 फ्राड, 4 फ्राड, 6 फ्राड। मान लो कि if radius of a spherical body, radius of a spherical body becomes equal to radius of अर्थ रेडियस क्या हो गया? इक्वल हो गया, तब कैपेसिटेंस क्या होगा? देन कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी, देन कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी, कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। अब क्या होगा, पहले जान लो। हाँ, अब जो है कैपिटल सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 पाई, हमने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी क्या होता है, 4 पाई से मतलब 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, 1/9 गुना 10 टू द पावर 9 होगा। कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 टू द पावर 9 नहीं क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर जगह नीचे आ जाएगा और इनटू रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, किलोमीटर को मीटर में 10 टू द पावर 3। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो रेडियस को हम लिख देंगे 64 गुना 10 टू द पावर 5 मीटर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 710 गुना 10 टू द पावर -6 फेराड आएगा, ठीक है। 710 उसको माइक्रो फेराड समझ गया, 710 माइक्रो समझ गया। तो सोचो अर्थ इतना बड़ा रेडियस का अगर हम कंडक्टर बनाते हैं तब उसकी कैपेसिटेंस कितना, 710 माइक्रो फैराड है। कितना, इसका मतलब फैराड इज अ वेरी बिग। अगर हम 1 फैराड की बात करें तो पॉसिबल है नहीं। अरे 1 फैराड तो वैल्यू छोटा ना है जी, जब अर्थ के रेडियस के बराबर बना रहे हैं कंडक्टर, समझ रहा है। तब कैपेसिटेंस 710 माइक्रो फैराड आ रहा है। फैराड इज अ वेरी बिग, इसलिए किसी बॉडी का हम कैपेसिटेंस मेजर जब करते हैं तो माइक्रो नैनो इस ऑर्डर में मेजर करते हैं, समझ गया। फैराड इज अ वेरी बिग। तो याद रखो, कहीं पूछ देता है एग्जाम में कि अगर कंडक्टर का रेडियस अर्थ की इक्वल हो जाए, अर्थ की रेडियस इक्वल हो जाए, देन कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी बिकम्स, तो क्या हो जाएगा, 710 माइक्रो फैराड। क्लियर। आपको कोई पूछ दे कि एक स्फेरिकल बॉडी लिए, उसका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस की इक्वल अगर कर दे तो कैपेसिटेंस बिल याद रखो 710 माइक्रो फैराड, ठीक है। चलो लिख लो। कैपेसिटेंस of body is independent from क्या, चार्ज। किसी बॉडी कैपेसिटेंस निकालोगे ना उसमें चार्ज का टर्म नहीं रहेगा। देखो अभी निकाला तो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है ना, स्फेरिकल बॉडी का, उसमें चार्ज है। इसका मतलब किसी बॉडी कैपेसिटेंस जो होगा वह चार्ज से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज। चार्ज से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। दूसरा कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी इट डिपेंड्स on geometrical shape size, geometrical shape dash size of किस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्रिकल शेप साइज पर, बॉडी का ज्योमेट्रिकल शेप साइज पर, समझ गया। और तीसरा कैपेसिटेंस ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन मीडियम वेयर बॉडी विल प्लेस्ड, जहां रखेंगे, समझ गया, उस पर डिपेंड करेगा। कैपेसिटेंस ऑफ
body is depend on medium where body will placed, जहाँ बॉडी को रखा जाएगा, बॉडी विल प्लेस्ड। चलिए, from charge on body, charge on body की charge। अब हम लोग पढ़ना है सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी charged body, there is a charged body in form of capacitance of body। किसके फॉर्म में? कैपेसिटेंस, इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी, कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी का फॉर्म। समझ गया? जैसे मान लो कि यह कोई एक कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग है ना, इसका कैपेसिटेंस क्या है? C है। क्या कैपेसिटेंस? C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी, है ना। अब इस पर हमने चार्ज क्या रखा? Q। क्या रखे चार्ज? टोटल चार्ज Q। तब इस बॉडी का पोटेंशियल क्या हो गया? पोटेंशियल क्या हो गया? Q बराबर चार्ज प्लेस्ड ऑन बॉडी, देन पोटेंशियल ऑफ बॉडी of body becomes कितना? पोटेंशियल Q। अब हम लिख सकते हैं Q बराबर, देन फॉर्मूला Q बराबर अभी पढ़ा ना, C इंटू, लिख सकते हैं ना, Q चार्ज डालने से पोटेंशियल ऑफ बॉडी बिकम्स। चलिए, अब समझो इसके पास अब एनर्जी स्टोर कैसे होगा? इसके पास एनर्जी स्टोर कैसे होगा, है ना। देखो Q चार्ज जब रखे होंगे तो हम से क्या किए होंगे? इलेक्ट्रॉन निकाले। बिना इलेक्ट्रॉन निकाले किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज अगर रख रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मान लो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर, यही बॉडी है ना। तो एक ही बार तो कैपिटल Q चार्ज नहीं रखे होंगे, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को निकाले होंगे। मान लो कि किसी समय Q T टाइम में Q चार्ज रखे हैं, T टाइम में कितना चार्ज रखे हैं? अभी इतना इससे इलेक्ट्रॉन निकाला कि हम कितना चार्ज इस पर है T टाइम में। इसका पोटेंशियल है स्मॉल v। Q बराबर है या चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैपिटल Q से छोटा है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज
ऑन बॉडी एट टाइम t, then potential of body, potential of body becomes स्मॉल भी, तो बड़ी पोटेंशियल क्या हो गया, स्मॉल भी पोटेंशियल कितना टाइम में, चार्ज क्यू है पोटेंशियल, लेकिन यह अमाउंट ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू से छोटा है ना। तो जैसे ये चार्ज अगर हम रख दिए, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या सेटअप हो गया, फील्ड। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फील्ड तो बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर ले जाने में हमको फील्ड के अगेंस्ट क्या करना होगा, वर्क करना होगा। और ये वर्क किस फॉर्म में जमा हो जाएगा, ये वर्क जो कर रहे हैं वह किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना, जिसको कहेंगे सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज बॉडी। फिर समझो, यहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फील्ड प्लस चार्ज है ना, तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो पॉजिटिव चार्ज फोर्स, नेगेटिव चार्ज फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालिएगा फोर्स अंदर कर जाएगा फील्ड के द्वारा। तो फील्ड के अगेंस्ट जो आप वर्क करेंगे वह एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, बॉडी में स्टोर होगा, क्योंकि फील्ड यहाँ कंजर्वेटिव फील्ड है। फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, जमा होता है। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं, तो दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से कहाँ ला रहे हैं, सरफेस तक ला रहे हैं। माने इंफिनिटी से सरफेस तक पॉजिटिव चार्ज को लाने में एजेंट को जितना वर्क करना पड़ गया वही उस बॉडी का पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इंफिनिटी ले जाना है, तो पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से कहाँ लाना है, सरफेस को लाना है। तो लिखेंगे लेट dq amount of charge is placed on surface of body, on surface of body. dq amount of charge placed on surface of on the surface of body. Then work done by agent against the electrostatic work done against the electrostatic field equal to potential energy stored in body. लिख रहे हो ना, हाँ वो हाँ नहीं ये नहीं था। लिख जल्दी। बंद कर दो इसको। इंफिनिटी से ला रहे हैं कहाँ, सरफेस ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी dq चार्ज ला रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बराबर dq बार एजेंट क्या पड़ा था, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल कहाँ लाए, सरफेस पर लाए, तो सरफेस पोटेंशियल क्या है, v और जीरो हो जाएगा क्योंकि इंफिनिटी से ला रहे हैं ना, तो v इंफिनिटी क्या हो जाएगा, dq इनिशियल पोटेंशियल एट इंफिनिटी एट इंफिनिटी हो जाएगा। अब बताओ, अभी लिखे थे कितना, dq v बराबर क्या लिखेंगे, q बाई सी लिखेंगे, q बाई क्यों, क्योंकि चूंकि q बराबर क्या लिखेंगे, c गुना स्मॉल v। q चार रखने से पोटेंशियल v था ना, q चार रखने से पोटेंशियल क्या था, v बराबर q बाई
हो जाएगा हाँ, बराबर क्यू बाई सी इंटू इंटीग्रेट कर देंगे, थोड़ा सा कहाँ रखना, जीरो से लेकर के क्यू हो जाएगा। यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, वन प्लस वन बटे वन प्लस वन, लिमिट डाल देंगे जीरो से लेकर के क्यू स्क्वायर बाई, तो किसी बॉडी को अगर चार्ज करेंगे तो सेल्फ एनर्जी कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई जीरो से क्यू तक ना, क्यू स्क्वायर चार्ज के टर्म में लिखो, फार्मूला याद रखो, चार्ज के टर्म याद रखो, एकदम फार्मूला इंपॉर्टेंट है। किसी बॉडी पर अगर क्यू चार्ज दे दिए तो उसका सेल्फ एनर्जी अगर पूछ दे, कैपेसिटेंस अगर दिया हुआ है तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्या देंगे, चार्ज के टर्म, पोटेंशियल के टर्म क्यू बराबर सी पढ़ा था ना अभी, क्यू बराबर सी स्क्वायर इंटू वी कैपिटल वी लिखे थे ना, सी सी कट जाएगा, क्या हो गया, चार्ज के टर्म में क्यू स्क्वायर बाई टू सी, पोटेंशियल के टर्म में हाफ सी भी स्क्वायर होगा। अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज अगर दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है बॉडी चार्ज बॉडी का, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। मान लो कि पोटेंशियल सी ना देला है, चार्ज देला, वोल्टेज देला, तब क्या लिखेंगे, तीन टर्म रहता है फॉर्मूला, ध्यान रखना क्या चीज दिया हुआ है, चार्ज देला सी देला डी लगा देंगे, सी और भी देला डी लगा देंगे, देखो तो सी गुना भी ऐसे लिख सकते हैं, हाफ सी भी गुना भी लिख सकते हैं, तो Q बराबर सी गुना भी, Q बराबर सी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, Q स्क्वायर बाई टू सी एक आ गया, ठीक है, हाफ सी भी स्क्वायर आ गया, हाफ सी सी गुना भी को क्यों लिख सकते हैं, हाफ। मान लो बॉडी का जो है कैपेसिटेंस दिया हुआ नहीं है, तुमको उस बॉडी पर चार्ज दे दे, उसका पोटेंशियल दे दे, हाफ क्यू भी लगा दे, समझ गया, ऐसे सी दे रहा है तो ई लगा, सी भी दे रहा है डी लगा दे, क्यू सी दे रहा है डी लगा दे, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गया। चलिए तुम जो है स्फेरिकल बॉडी का तो सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हो, देखो कैसे, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड spherical body या conducting sphere, charged conducting sphere, समझ गया क्या है, सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज स्फेरिकल बॉडी, कौन सा बॉडी, स्फेरिकल बॉडी या चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसका सेल्फ एनर्जी, तो सेल्फ एनर्जी क्या होगा, अगर हम इसको चार्ज कर देंगे, आर रेडियस का है, इस पर हमने कितना चार्ज रख दिया, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है या कंडक्टिंग भी हो सकता है, कंडक्टर है ना, तो चार्ज ओनली स्प्रेड ऑन सरफेस, हॉलो स्फीयर आएगा तभी चार्ज ऑन द सरफेस, तो इसके बाद सेल्फ एनर्जी क्या होगा, तो सेल्फ एनर्जी इक्वल टू एस कर दो, सेल्फ एनर्जी बराबर क्यू स्क्वायर बाय टू सी, अब स्फेरिकल बॉडी है ना पढ़ा है, कैपेसिटेंस कितना 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, तो सेल्फ एनर्जी क्या होगा, सेल्फ एनर्जी
क्यू स्क्वायर पढ़ा था फॉर्मूला पहले हाँ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ इससे प्रोडक्ट से निकाल सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2 से स्फेरिकल चार्ज बॉडी, है ना। चलिए सिस्टम कंसिस्ट, क्या कह रहा है, सिस्टम कंसिस्ट माने रहना, सिस्टम कंसिस्ट टू थिन concentric metal cell of radius r1 and with corresponding charge q1 and q2। मैंने क्वेश्चन कर रहा है कि दो मेटल सेल है, एक सेल ये हो गया मेटल का सेल जिसका रेडियस क्या कह रहा है r1 है, दूसरा कोसेंट्रिक मेटलिक सेल ही हो गया जिसका रेडियस क्या कह रहा है r2 है ना। इस पर चार्ज q1 है, इस पर चार्ज क्या है q2 चार्ज। अब कहता है इस सेल के पास पहले तो सेल्फ एनर्जी कितना, दो सेल है ना, तो पहला कहता सेल्फ एनर्जी ऑफ ईच सेल के पास सेल्फ एनर्जी कितना होगा, इसके पास भी सेल्फ एनर्जी होगा, इसके पास भी होगा, तो सेल्फ एनर्जी US1 कर दो, है ना, 1 नंबर वाला, इसको 1 नंबर सेल मान लो, इसको 2 नंबर सेल मान लो, तो 1 नंबर सेल के पास क्या होगा q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सेल्फ एनर्जी 2 वाले के पास क्या होगा q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत। बी नंबर में क्या कहता है इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन बोथ सेल, यानी इसके फील्ड में ई सेल है, इस पर चार के साथ सिग्लेटिव सेटअप होगा, इसके फील्ड में या इसके फील्ड में ये सेल है, तो दोनों के पास जो एनर्जी होगा वह म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगा। वो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 1 इन फील्ड ऑफ 2, पोटेंशियल एनर्जी 2 इन फील्ड ऑफ 1, दोनों देखी चीज है ना। बराबर में क्या लिख देंगे, देखो इसके चलते यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लो, अब इसके 4 से गुना कर दो, या इसके चलते यहाँ पोटेंशियल निकालो, जो सरफेस होगा पोटेंशियल यहाँ होगा, इसके 4 से गुना करो। कोई एक काम करो, क्या लिखेंगे, इसके चलते यहाँ पोटेंशियल लिख देंगे के q1 बाई r2 इसके सेंटर से, और इनटू q1 हो जाएगा, हाँ इनटू q2 इनटू क्या हो जाएगा के का वैल्यू रख दो, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 11 स्क्वायर का ना सर आएगा। इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल लिख देता, तो वही आता क्या लिखता के q2 बाई r2 लिखता, q1 से गुना करता, चीज वही आता, समझ गया। अब जो है तीसरा क्या कहता है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यही ना कहता सी नंबर, टोटल एनर्जी ऑफ, अब इस सिस्टम पर टोटल एनर्जी कितना है, तो यू मान लो टोटल एनर्जी हो गया, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इन फील्ड ऑफ 1 या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इन फील्ड ऑफ 2, दोनों एक ही चीज होगा। सिस्टम का सही एनर्जी होगा q1 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 होगा, प्लस q2 स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 प्लस q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 होगा। ये आपका क्या निकल गया, सिस्टम के पास टोटल तरीका समझ गया। चलो कि a spherical cell of radius r1 with uniformly charged, एक सेल है जिसका रेडियस क्या है r1 है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज कितना है
Q1 है। अब इसको कहता है Q चार्ज, नॉट Q1, चार्ज Q है ना। इज स्प्रेड टू रेडियस R2। अब इसको फैला कर, ये हो गया इनिशियल स्टेट, इनिशियल। अब इसको फैला करके एक बड़ा रेडियस का सेल बना दिया गया, R2 रेडियस का सेल बना दिया। सरफेस पर तो चार्ज वही रहेगा, फैलाएंगे तो सरफेस पर चार्ज तो चेंज करने वाला है नहीं, सरफेस पर चार्ज तो फिक्स्ड रहेगा। इसका रेडियस बढ़ गया, चार्ज वही रहेगा। ये हो गया इसका फाइनल। ऐसा करने में फाइंड वर्क परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस, मतलब वर्क डन बाय फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वर्क डन बाय फील्ड। तो वर्क डन बाय फील्ड बराबर क्या कहा था? फाइनल इनिशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय फील्ड बराबर होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पढ़ा था, नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स एज ए फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर माइनस अंदर ले जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, लिख देगा। ठीक है। अब इसके पास क्या हो सा एनर्जी होगा? तो वर्क डन बाय फील्ड, उसके बाद कौन सा एनर्जी होगा? इसके पास तो सेल्फ एनर्जी ना होगा। अरे किसी के फील्ड में थोड़ी है, इसके पास सिर्फ बॉडी के सरफेस पर चार्ज है ना, किसी के फील्ड में तो है नहीं। इसके बाद कौन सा एनर्जी होगा? सिर्फ सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी इनिशियल कितना? Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस फाइनल क्या होगा? Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो वर्क डन बाय फील्ड बराबर कितना? Q स्क्वायर एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। समझ गया? चलिए फिर कहता है स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R1 है ना, विथ यूनिफॉर्मली चार्ज Q हैज द पॉइंट हैज ए पॉइंट चार्ज Q नॉट एट इट्स सेंटर। एक कहता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसके सरफेस पर चार्ज कितना रख दिए हैं? जबकि इसके सेंटर पर कितना रख दिए हैं? हैज द पॉइंट चार्ज Q नॉट एट इट, है ना। दिस इज द इनिशियल। अब इसका जो है R1 रेडियस है, अब इसका स्पेंड करके क्या कर दिए हैं? R2 रेडियस कर दिए, सेंटर पर 4 रख दिए Q नॉट, है ना। अब जो है दिस इज द फाइनल हो गया। अब जो है मिटा देते हैं। तो अब यहां से यहां पे ले जाना, कितना वर्क परफॉर्म करना ही निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल, वर्क परफॉर्म क्या पढ़े? वर्क इक्वल टू वर्क डन बाय फील्ड है ना, इसका मतलब वर्क डन बाय फील्ड फोर्स बराबर नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, लिख सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, लिख देंगे। अब इसके पास दो तरह का एनर्जी होगा, एक तो सबसे पहले इसके पास कौन सा एनर्जी होगा? सेल्फ एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 होगा। अब इसके सेंटर पर 4 रखे हैं तो इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी, और इसके फील्ड में ही है, इसके फील्ड में ही है, तो क्या लिखेंगे? Q इंटू Q नॉट, इसके तुलना में कैसे लिख देंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस
अब इसके पास सेल्फ एनर्जी चेंज कर जाएगा, रेडियस चेंज कर गया ना, एफ पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, R2 माइनस 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 लगा दो, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। मारा बात को, इन दोनों के बीच का एनर्जी इस चार्ज का पोटेंशियल लिख दो, चार्ज से गुना कर दो। मारा है फिगर देना इसको, फिगर नहीं बना। बराबर 4 पाई कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा, क्यू बचेगा, बाई 2 बचेगा, प्लस क्यू नॉट बचेगा, R1 R1 बचेगा माइनस क्यू बाई 2R2 माइनस क्यू नॉट बाई R2 बचेगा, क्यू प्लस बाई 2 होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R2 1 बाई होगा ना, स्पेशल लिख सकते हो क्यू प्लस 2 क्यू नॉट 8 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 1 बाई देखो अब पढ़ने के लोग अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। अभी क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। कैपेसिटर कोई भी बॉडी को अगर चार्ज करेंगे तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सेल्फ एनर्जी कितना स्टोर होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, टू टर्मिनल डिवाइस। पंखा में लग रहा था ना कंडेंसर, दो टर्मिनल रहता है, दो जगह तार जुड़ रहा है नहीं जुड़ता, उसी को कंडेंसर कैपेसिटर कहते हैं, समझ गया। तो टू टर्मिनल डिवाइस है जो क्या करता है, वह एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। वह एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज के फॉर्म में। जैसे ही कंडेंसर को जोड़ते हैं वह चार्ज हो जाता है, और चार्ज की वजह से उसमें एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटर जो है यह एक डिवाइस है, टू टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें दो टर्मिनल लगे रहते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करता है, कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर
is a electrical device. ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन टू टेक कैपेसिटर इज ए टू टर्मिनल, लगा देगा टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in form of चार्ज। किसके फॉर्म में? चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है। समझ गया? इन फॉर्म ऑफ, ठीक है। अगला पॉइंट, द एबिलिटी of capacitor, the ability of capacitor to store charge is called capacitance of क्या चीज? माने किसी भी कैपेसिटर का चार्ज स्टोर करने का जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे किसी बॉडी कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकता है, माने एबिलिटी टू स्टोर, जितना अधिक चार्ज वो स्टोर करेगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। समझ गया? और जितना चार्ज अधिक स्टोर करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज्यादा स्टोर करेगा। क्या लिखा है? कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्ज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर करता है, जमा करता है, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, नहीं एबिलिटी, जितना अधिक एबिलिटी होगा चार्ज रखने का, समझ जाओ वह जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहलाएगा। समझ गया? कैपेसिटेंस ऑफ इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा, इसका मतलब चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा। समझ गया? चार्ज को अधिक स्टोर करेगा। Q बराबर क्या पड़ा? C गुना V। तो C जिसका ज्यादा रहेगा उस पर चार्ज का क्या होगा? ज्यादा होगा। एबिलिटी ऑफ चार्ज स्टोर, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का आता है। समझ गया? अब देखो हम लोग कैपेसिटर बनाते कैसे हैं? तो दो टर्मिनल, इसका मतलब है देखो, अब यहां टाइप ऑफ कैपेसिटर, पहला हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा हो गया
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीसरा हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। हम लोग को तीन तरह का कैपेसिटर पढ़ना जनरली, लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाएगा वह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, ठीक है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इतना लिखना क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे कैसे? डिवाइस, एक डिवाइस है ना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या करता है? स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज के फॉर्म में। जैसे उस पर चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, जमा कर लेगा, है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, जमा कर। तो देखो कैसे बनाएंगे। दो कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट ये हो गया, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट हो गया। इस पर चार्ज डालेंगे, इस पर चार्ज डालेंगे, समझेगा? जैसे इस पर चार्ज डालेंगे तो इसके इधर वाला सरफेस जो हो गया प्लस क्यू, इधर वाला सरफेस क्या हो जाएगा? इंडोस चार्ज का, क्योंकि इस कंडक्टिंग प्लेट है ना, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, है ना? तो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिएगा। गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऐसे गॉसियन सरफेस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? दिस इज द गॉसियन सरफेस, गॉसियन। तो टोटल जहां जहां हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स जीरो, प्लस क्यू यहाँ इंडूस चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू हो जाएगा। इधर प्लस आएगा, लेकिन हम इसको क्या कर दिए? अर्थ से अटैच कर दिए। जैसे अर्थ से अटैच कीजिए ना, इधर वाला चार्ज खत्म हो जाएगा, सारा चार्ज यहाँ यहीं रहेगा, समझ गए? तो ये जो अरेंजमेंट जो बना, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहां पर फील्ड इसी रीजन में रहेगा, इस रीजन में। इसका मतलब टू कंडक्टिंग प्लेट आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर such that separation between two plate is much small. Two conducting plate are placed near to each other, each such that इस प्रकार separation between both plate is small, but surface area of plate is large. Then this arrangement is called parallel plate कैपेसिटर। समझ गया? इस अरेंजमेंट को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
चलिए अरेंजमेंट टू क्या लिखा है? टू कंडक्टिंग प्लेट आर प्लेस्ड, ये लिखा हुआ है टू कंडक्टिंग प्लेट आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर such that separation between both plate, ये लिखा हुआ plate, both is a small but surface area of plate is large. Surface area of plate is large. Then this arrangement is called parallel plate, parallel plate capacitor. तो ये अरेंजमेंट जो बन गया उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। जैसे दो प्लेट, जैसे एक प्लेट ये हो गया तो आपको जैसे ये दो प्लेट का अरेंजमेंट है, दो प्लेट का ऐसा रख दीजिए। तो ये जो अरेंजमेंट बन गया दो प्लेट का, इसमें सेपरेशन दोनों के बीच का कम होना चाहिए और प्लेट एरिया ज्यादा होना चाहिए। समझ गया? प्लेट एरिया ये हो गया बॉडी प्लेट एरिया, तो प्लेट एरिया ज्यादा होना चाहिए और दो प्लेट के बीच का गैप कम होना चाहिए। अब गैप कम क्यों होना चाहिए? क्या रीजन है? अगर गैप अगर कम नहीं रखिएगा तो इसके एज पर, एज माने किनारा, जैसे दो प्लेट के बीच में जैसे ये वाला किनारा, ये किनारा है, तो किनारा के पास जो है दो प्लेट के बीच में जो एज है, किनारा के पास जो है फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ गया? फील्ड क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसका पिक्चर ऐसा बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ऐसा पिक्चर, यहाँ फील्ड लाइंस ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसे, फील्ड लाइंस ऐसे। समझ गया? तो फील्ड लाइन जब ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब एक कर्व फील्ड लाइंस बनाएगा, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को यूनिफॉर्म फील्ड में अगर कन्वर्ट करना है तो दो प्लेट के बीच के सेपरेशन क्या रखना है? स्मॉल रखना है। जब सेपरेशन स्मॉल रखेंगे तो इन से लेकर के सेंट्रल पार्ट हर जगह फील्ड क्या होगा? एक जैसा होगा। समझिए? इसलिए गैप को कम रखते हैं और प्लेट एरिया को ज्यादा रखते हैं। ठीक है? तो गैप कम रखना, प्लेट एरिया, तो ये अरेंजमेंट। अच्छा, एक प्लेट पर हम कैपेसिटेंस निकालना है तो एक प्लेट पर 4 रखेंगे, एक प्लेट पर 4 इतना रखेंगे कि दोनों के बीच का पोटेंशियल, इस बार डिफरेंस निकालेंगे। तो दो प्लेट है ना, तो दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, तो इसको कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। समझ गया? मैंने एक प्लेट पर इतना चार्ज डालिए कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर हो जाए, तो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ऐसे भी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? चार्ज को रखने की एबिलिटी जो है वही तो कैपेसिटेंस है, नहीं? तो अब हम, और यहाँ जो प्लस है यहाँ माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इंक्लोज नहीं करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो रहा है गॉसियन सरफेस से। और इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस आएगा, स्क्वायर कर देंगे, इधर खत्म हो जाएगा। और ये प्लस वाला माइनस वाला को खींचे रहेगा, पकड़े रहेगा। अब जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बराबर क्या लिख देंगे? बराबर सी बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। बॉडी का निकालना है तो चार्ज बाई पोटेंशियल, लेकिन बॉडी का जब निकालना है तब कैपेसिटेंस, लेकिन कैपेसिटर का जब कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज ऑन 1 प्लेट। चार्ज कहाँ है? चार्ज ऑन 1 प्लेट बटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ से भागा दे देंगे। ठीक है? चार्ज ऑन 1 प्लेट,
एक प्लेट पर चार्ज और वन प्लेट लेंगे अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बोथ प्लेट से डिवीजन कर देंगे तो हमको निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए एक प्लेट पर चार्ज लेना है, एक प्लेट पर का जितना चार्ज हो चार्ज लेना है और पोटेंशियल डिफरेंस से डिवीजन कर देना है। इसका मतलब दैट इज फार्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वही फॉर्मूला याद रखो। अगर तुमको कैपेसिटेंस निकालना है किसका, कैपेसिटर का, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ दो प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से भागा कर देंगे। ठीक है। अब इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए तो 1 वोल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q बाई Q, माने इतना चार्ज होगा वही इसका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। इसलिए कहा जाता है कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय बॉडी बाय इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का जो चार्ज रखने की जो एबिलिटी है, स्टोर करने की जो एबिलिटी है, वही क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। समझ गया? चलिए, दैट इज एबिलिटी टू चार्ज स्टोर by कैपेसिटर इज कॉल्ड, क्या हो गया, कैपेसिटेंस। नहीं वही ना कैपेसिटेंस हो गया, जितना चार्ज स्टोर करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। मान 1 वोल्ट के लिए Q चार्ज स्टोर किया, 1 वोल्ट होने के लिए कितना चार्ज स्टोर किया, वही उसका क्या कहला रहा, कैपेसिटेंस। इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। वही कहला है कैपेसिटेंस। समझ गया? चलिए अब कैपेसिटेंस निकालेंगे कैसे, है ना। अब जो है तो लिख लिया, लिख लो सर उसको, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। तो सबसे पहले हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है, तो 2 कंडक्टिंग प्लेट ले लेना है, दोनों के बीच का गैप को कम रखना है, प्लेट एरिया को बड़ा रखना है। ठीक है। अब जो है तो कैपेसिटेंस निकालने करेंगे क्या, एक प्लेट पर इतना चार्ज रखेंगे, इतना चार्ज रखेंगे कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए, है ना। और इसको इधर क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, चार्ज रखेंगे इस पर, क्यों, इस पर इंडोस चार्ज हो जाएगा -Q, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, क्यों, कंडक्टर है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना, इसलिए जितना चार्ज 0 होता है, यहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है।
है ना, याद कर दी। दो प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या हो गया? अब प्लेट एरिया क्या है? इसका लिख देंगे D इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट। अब ये बराबर क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ ईच, है ना, प्रत्येक प्लेट का सरफेस एरिया क्या है? अब बताइए कि अब इस रीजन में क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? यहां कोई पॉइंट ले लो, इसके सरफेस पर चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ होगा। क्या होगा? कि प्लस चार्ज है, इसके तो इलेक्ट्रिक इधर होगा। क्या पढ़ा था? सिग्मा अपॉन टू पढ़ा था ना, प्लेट पर चार्ज चलता है तो सिग्मा बराबर क्या होगा? चार्ज बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय टू। फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय टू। सिग्मा क्या? चार्ज पर एरिया, तो चार्ज बाय एरिया से भागा करके सिग्मा निकल गया, 2 हो जाएगा। प्लस माइनस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, Q अपॉन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बराबर Q अपॉन हो जाएगा। अब जो है हम इस प्लेट से इस प्लेट तक जाएंगे, इसका पोटेंशियल तो हाई होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे भी हाई पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ज्यादा पोटेंशियल घटता है ना, तो ये प्लेट हाई पोटेंशियल पर होगा, प्लेट लो पोटेंशियल पर होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल है V1, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस नाउ फॉर्मूला पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर माइनस E डॉट डेल्टा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, तो सीधा E डॉट डेल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है तो E डॉट डेल्टा लगा देंगे, तो इतना लिख दो। तो क्या दिया है? दो प्लेट के बीच का सेपरेशन D। अब प्लेट सरफेस का E लेना है, E सरफेस हमारा है। प्लेट सरफेस कौन है? दो प्लेट से रखे ना सामने, इस सरफेस है। अब दो प्लेट के बीच का गैप है D, समझ गया? अब जो है हम एक प्लेट को जब अर्थ कर दिए, इसको अर्थ कर दिया ना, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा तब? 0। इसको अर्थ कर दो, पोटेंशियल ठीक हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से आ जाएंगे, क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? फाइनल 0 माइनस होगा, 0 माइनस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, तो माइनस E का मैग्नीट्यूड डेल्टा R का मैग्नीट्यूड माइनस माइनस कट जाएगा। अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल टू E गुना क्या हो जाएगा? D। E का वैल्यू निकाल चुके हैं, एक एप्सिलॉन नॉट और इनटू निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब कैपेसिटेंस C बराबर क्या लिखेंगे? नाउ C बराबर Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? A एप्सिलॉन Q D अपॉन A एप्सिलॉन, Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हो गया तुम्हारा, समझ गया?
तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो चार्ज इंडिपेंडेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन प्लेट सरफेस एरिया, डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट। सेपरेशन नहीं, हाँ अरे डी पर डिपेंड कर रहा है, हाँ डी को जितना कम रखोगे कैपेसिटेंस उतना ज्यादा, प्लेट एरिया को जितना ज्यादा रखोगे कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। हाँ जरा बेटा देना, हम्म, अब V2 जीरो लिखेगा, हाँ V2 जीरो लिख दिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, हाँ नीचे पढ़ूंगा और इसमें नहीं किया, हाँ ठीक है, तो नीचे लिखिए। अभी अब सुनो वाई, डी अब जो हो गया हेयर कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन बिटवीन हैं, फार्मूला नंबर ऐड करना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एफ नॉट बाय ए क्या प्लेट सरफेस एरिया आप सुनो जान ही रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम फ्री स्पेस के लिए, और डी हो गया सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट। समझ गया? अभी एरिया को बढ़ाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, डी को घटाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा।